हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन का अगला पार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट है हमारा डोज है ये 8वीं। ओके, डोज 8 हम लेके आए हैं। एक ऐसी डोज, एक ऐसी खुराक जिसको लेने के बाद में हर खुराक के बाद आपकी भारतीय संविधान को समझने की शक्ति, भारतीय संविधान के प्रति जानकारी और जागरूकता आपकी बेहतर होती जाती है। बात कर रहे हैं हम भारतीय संविधान के भाग 3 की, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 12 हम कर चुके हैं। ओके, ये आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देखें ताकि एक सीक्वेंस बना रहे और संविधान को समझने में आपको बेहतर महसूस हो। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान करता है और 14 से 18 अनुच्छेद तक भाग 3 में समता का अधिकार यहाँ पे भारत के लोगों को प्राप्त होता है। देखिए, मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों को, चाहे वो विदेशी हो या नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सभी को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो सबको हम देखते जाएंगे कौन सा अधिकार किसे प्राप्त है। अनुच्छेद 14 की आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, भारत के अंदर कानून का शासन लागू करने वाला अनुच्छेद। आप सबको पता है हम क्या कहते हैं, भारत में सर्वोच्च कौन है। भारत में सर्वोच्च ना तो भारत की संसद सर्वोच्च है, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। सर्वोच्च कौन है, हमारा संविधान। भारत का संविधान सर्वोच्च है। तो ये बात कौन बताता है हमें, आर्टिकल 14 बताता है, अनुच्छेद 14। भारत में रूल ऑफ लॉ लागू करने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 14 के द्वारा भारत में रूल ऑफ लॉ लागू होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। जो कानून संसद बना देगी वो वहां पे लागू हो जाएगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, वहां पे संसद सर्वोच्च है। और अमेरिका में आपने सुना होगा सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है। लेकिन भारत का जो सर्वोच्च है, भारत में सर्वोच्चता रखता है हमारा संविधान। संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है। ओके, तो आज हम बात करने वाले अनुच्छेद 14 की, जो भारत में विधि का शासन लागू करता है। विधि का शासन, ये बहुत बड़ी टर्म मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको याद रखनी है। विधि का शासन, भारत में किसका शासन है, कानून का शासन है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ। ओके, बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 बहुत छोटे वर्डों में बहुत बड़ी बात समझाता है हमें। क्या है, विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, है ना, या शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पैसों से अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार का, अगर वो भारत का नागरिक है, या देखो यहाँ पे व्यक्ति यूज किया हुआ है, किसी भी व्यक्ति को। तो विदेशियों के, अगर वो विदेशी हो या भारतीय हो, सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान हैं। ओके, विधि के समक्ष समता का यही मतलब है, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एक आम आदमी हो, है ना। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राज्य, राज्य कौन, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 12 में हमने जाना है राज्य की परिभाषा। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का मतलब चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिक हो भारत का, को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 का बेसिकली आप ये समझो कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स दी हुई है, दो शब्दावलियां दी हुई है। एक तो है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। दूसरा क्या है, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए, इनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये कहा जाता है कि ये दोनों बराबर, दोनों एक ही टर्म्स हैं, बस दो शब्द यूज, अलग अलग शब्द यूज कर लिए गए, दोनों का मतलब एक ही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही समझने वाले हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, मैंने वैसे दोनों शब्दों के लिए अलग अलग स्लाइड्स ली थी, लेकिन मुझे लगता है कंपेरिजन करके पढ़ना चाहिए और दोनों को एक ही स्लाइड में हम पढ़ेंगे। विधि के समक्ष समता और विधियों का
का समान संरक्षण। तो देखिए, एक बात तो अपने माइंड में ये क्लियर कीजिए कि हमारे जो संविधान निर्माता थे ना, संविधान को बनाने वाले लोग थे, वो इतने विद्वान लोग थे कि अगर इन दोनों का मतलब एक होता ना तो वो किसी एक टर्म को ही यूज करते, वो दो टर्म को बिना मतलब में यूज नहीं करते। तो इसका मतलब तो ये समझिए कि दोनों का मतलब अलग अलग है। अब इन दोनों में मैं आपको कंपैरिजन कराने वाला हूं, इन दोनों में अंतर बताने वाला हूं। पहली बात ये लिया है हमने कहां से, ब्रिटेन से, और ये लिया है हमने अमेरिका से। ओके, तो मतलब क्या है, देखिए ब्रिटेन में विधि के समक्ष समता थी। वो किस तरह से, ब्रिटेन के अंदर आपको पता है राजशाही थी, राजशाही यानी वहां पे महाराजा हुआ करते थे। और आपको मालूम है ये बात कि राजा है ना कानून के हिसाब से नहीं चलता है ना। राजा तो उसके दिमाग में जो जच गई वो करवा देता है, चाहे किसी ने छोटी सी गलती हो उसको मौत की सजा, चाहे किसी ने मर्डर भी किया हो लेकिन उसका चाहने वाला है तो उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। ये राजशाही थी ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन में फिर जब धीरे धीरे ये आने लगा कि राजशाही, राजा अपने मन मर्जी से जो काम करता है ये नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन के अंदर एक कानून होना चाहिए और उस कानून की नजर में सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का आदमी हो, कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर हों, है ना। तो फिर ब्रिटेन के कानून में ये वर्ड जोड़ा गया था, ये वर्ड, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में लाया गया था, विधि के समक्ष समता का। यानी तमाम व्यक्ति, सभी व्यक्ति कानून की नजर में बराबर हैं। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, किसी का मर्डर करता है, तो चाहे वो राजा का बेटा हो या कोई आम आदमी हो, दोनों को समान सजा होनी चाहिए। ओके, ये है क्राइम करने पे सजा, विधि के समक्ष समता। विधियों का समान संरक्षण क्या है, आपको पता है 1870 के दशक तक अमेरिका के अंदर क्या था, अमेरिका के अंदर दास प्रथा थी, दास प्रथा। वहां के काले लोग वहां के गोरे लोगों के गुलाम हुआ करते थे। ओके, गुलाम हुआ करते थे। 1865 में करीब ये व्यवस्था खत्म हुई थी और इस व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास में वहां के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन साहब, उनकी भी हत्या इसी के कारण हो गई थी क्योंकि वो दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे। तो अमेरिका में असमानता थी किस प्रकार की, एक तो लोग थे मालिक थे और गुलाम थे, मालिक और गुलाम। तो देखो अमेरिका में विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया। जब दास प्रथा खत्म हुई, दास प्रथा खत्म हुई अमेरिका से, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो लाया गया विधियों के समान संरक्षण का। अब आप एक बात बताओ, विधि के समक्ष समता में सभी के साथ बराबर का क्या किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मालिक और गुलाम के साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा तो गुलाम, तो जो पहले गुलाम थे अब गुलाम नहीं है, ये आजाद हो चुके हैं, लेकिन अगर इनके साथ इन्हीं की तरह व्यवहार किया जाएगा तो ये तो हमेशा पीछे रह जाएंगे ना। तो विधियों का समान संरक्षण में गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो असमानता है लोगों में, जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए अगर असमान लोगों में समान व्यवहार करना है तो इन दोनों के लिए, इसके लिए अलग कानून होना चाहिए, इसके लिए अलग कानून होना चाहिए। जैसे हमारे भारत में आपको पता है जनजातियों के लिए क्या है, उनको कुछ पेड़ पौधे काटने की भी इजाजत रहती है। और भारत में वैसे देखा जाए तो पेड़ पौधे काटना एक अपराध भी है, आम लोगों के लिए अपराध है, लेकिन क्योंकि जनजातीय लोगों का तो जीविका ही वो वहीं से चलती है तो उनको इजाजत रहती है। आरक्षण की हम बात करें तो आरक्षण यहीं से निकल के आता है, विधियों का समान संरक्षण से। भारत के अंदर बहुत सारी असमानताएं हैं, आप जातियों के नाम पे देख लो, आप वर्गों के नाम पे देख लो, आप धर्मों के नाम पे देख लीजिए, है ना। तो भारत में ये जो असमानताएं हैं, इन असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के लिए अलग अलग कानून बनाने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण एक उच्च जाति है, इसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा, अगर वैसा ही व्यवहार शूद्र के साथ किया जाएगा तो शूद्र हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो सरकार ये भी तो चाहती है जो लोग पीछे हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको आगे लाया जाए। तो इसलिए विधियों का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट अमेरिका में लाया गया था। और इसीलिए एक तो ये वाली बात कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर होगा, भारत में भी ये वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि अगर ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए अलग कानून बनाया जाए तो बनाया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आपको पता है मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है
है ना। और हिंदू कोड बिल अलग है, ईसाइयों के लिए अलग बिल है। ये इसीलिए है ताकि असमान लोगों के बीच में समानता स्थापित कर दी जाए। अगर सभी के लिए यूनिवर्सल सिविल कोड लाने का हमारे क्या है, ये यूसीसी लाने का हमारे प्रावधान भी है। आर्टिकल 44 कहता है, लेकिन पहले जो लोग पिछड़े हुए हैं वो बराबर स्थिति में आ जाएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू कर देंगे। तो ये एक फर्क है विधि के समक्ष समता में और विधियों के समान संरक्षण में। पहली बात मैंने आपको बताई, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया था और विधियों का समान संरक्षण लिया गया था अमेरिका से। दूसरी बात जो ब्रिटेन से लिया गया विधि के समक्ष समता, ये है नकारात्मक कॉन्सेप्ट। अभी समझेंगे कि नकारात्मक कैसे है, और ये है सकारात्मक कॉन्सेप्ट। नकारात्मक कॉन्सेप्ट ऐसे है कि मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर किया है, किसी ने क्राइम किया है, किसी ने किसी की हत्या की है, ओके। अब हत्या करने वाला एक व्यक्ति क्या है, एक आम आदमी भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, और हो सकता है ये हत्या किसी पुलिस वाले ने की हो। एनकाउंटर सुनते हैं ना हम। तो अगर सभी को विधि के समक्ष समता के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो जो मौत की सजा इस आम आदमी को मिलेगी वो तो पुलिस वाले को भी मिलनी चाहिए। लेकिन सकारात्मकता क्या कहती है कि दोनों के लिए अलग कानून होंगे। पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने के लिए अगर सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसको किसी को मारना पड़े तो उसको अधिकार है किसी को मारने का। तो ये इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग परिस्थिति है, अगर परिस्थिति अलग है तो अलग उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार और अलग परिस्थिति में अलग व्यवहार, है ना। यह बात कहता है हमारा विधियों का समान संरक्षण का। दूसरी बात, अगर यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं रोड के नियमों का, रोड के जो नियम है, रोड सेफ्टी नियम, जैसे हमें रेड लाइट्स पे रुकना चाहिए, है ना, रेड लाइट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ग्रीन हो तभी जाना चाहिए। तो आम आदमी के लिए क्या नियम है कि आपको रुकना है। लेकिन आप एक बात समझिए, जब कभी मुख्यमंत्री आ रहा हो उस रोड से तो रेड लाइट पे रुकता है क्या? रेड को भी ग्रीन कर दिया जाता है, आम आदमी के लिए नहीं किया जाता है। तो मुख्यमंत्री एक तरह से रेड लाइट पे नहीं रुक रहा है, लेकिन आम आदमी को रुकना पड़ेगा। तो अगर दोनों उल्लंघन करते हैं तो क्या दोनों को समान सजा दी जाए? जी नहीं। मुख्यमंत्री के ऊपर हम जानते हैं कि राज्य की पूरी एक जिम्मेदारी है, तो उसको वहां पे रोक के नहीं रखा जा सकता, उसके लिए अलग नियम है। तो जिन लोगों के लिए अलग नियम है उनके लिए अलग से व्यवस्था है, उनका उन कानून के हिसाब से उनके ऊपर दंड दिया जाएगा या व्यवहार किया जाएगा जो उनके लिए कानून बनाए गए। हाँ, यह है कि 28 राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, है ना। यहां पे ये जो है, तो ये जो विधियों के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा नकारात्मक भाव दिखाता है क्योंकि ये किसी को कुछ देता नहीं है। सकारात्मक भाव दिखाने का ये जो विधियों का समान संरक्षण है, ये सकारात्मक इसीलिए है, जैसे कि हम बात करें, हमने जो आर्टिकल 15 के अंदर क्या किया हुआ है, आरक्षण की बात की हुई है। आरक्षण किस लिए दे रखा है? ताकि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स है, ये जो पिछड़े हुए लोग हैं ये अन्य लोगों के बराबर आ सके, क्योंकि इनका परसेंटेज है डेवलप होने का वो काफी कम है दूसरे व्यक्तियों से। तो इनको आरक्षण इसीलिए दिया जाता है ना कि इनको क्या करेंगे हम, दूसरों के बराबर लाने के, इनको डेवलप करने का हमारा इरादा है। तो ये विधियों के समान संरक्षण के द्वारा ही संभव हो पाता है, ताकि असमान लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाकर उन सब में समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ओके, उम्मीद करता हूं ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। विधियों के समक्ष समता को हम क्या कहते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सॉरी, ये तो है, विधि के समक्ष समानता को हम कहते हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और इसको हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोनों अलग अलग है, एक ब्रिटेन से हमने लिया है, एक अमेरिका से लिया है, एक नकारात्मक भाव है, एक सकारात्मक भाव है। वापस आपको ले चलते हैं अनुच्छेद 14 पे। अनुच्छेद 14 बेसिकली ये कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार करेगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। लेकिन देखो, इसी के अंतर्गत कुछ लोगों को छूट भी मिली हुई है, कानून से
कुछ लोगों को छूट मिली हुई है, या हम कह सकते हैं कि विशेष अधिकार मिले हुए हैं। वो कौन कौन लोग हैं, यानी हम कह सकते हैं कि समता के अपवाद क्या क्या हैं, है ना, अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या क्या है जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नहीं आते। तो क्या है, विदेशी कूटनीतिज्ञों, जो हमारे यहाँ पे एम्बेसीज होती है, विदेशी डिप्लोमेट्स जो होते हैं जिन्हें हम राजदूत कहते हैं, है ना, तो दूसरे देशों के जो राजदूत है उन्हें एक लिमिट तक हमारे यहाँ पे क्या होती है, न्यायालय की अधिकारिता से मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। जैसे अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई क्राइम करता है तो उनको पहले डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, उनको पहले नोटिस दिया जाता है 40 दिनों का कि आपने ये क्राइम किया है, आपके ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है आपकी। 40 दिन के पहले उनको नोटिस दिया जाता है। फिर वो हो सकता है अपनी तैयारी कर ले, अपने वकील को कर ले, अपना पक्ष रखने के लिए वो तैयार हो जाए, तो इनके विशेष अधिकार होते हैं। तो अनुच्छेद 14 की अपवाद है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को आम लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। फिर संसद में अनुच्छेद 105 में संसद के और अनुच्छेद 194 में राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों के भी विशेष अधिकार है। ये विशेष अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि संसद की कार्यवाही बिना किसी इन्फ्लुएंस के चल सके। अब एक हिसाब से समझिए, अगर कोई व्यक्ति है जो भड़काऊ भाषण देता है तो उसको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, उस पर कोई कानून के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन अगर कोई संसद का सदस्य संसद में भड़काऊ भाषण तो नहीं दे सकता, नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर संसद में कुछ भी बोलता है, जैसे आपको पता है CAA जो बिल के ऊपर कार्यवाही चल रही थी, उसमें हैदराबाद के जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने CAA बिल की कॉपी फाड़ दी थी। तो संसद के सदस्यों को ये विशेष अधिकार होते हैं कि वो संसद के अंदर खुल के अपनी बात को रख सके, किसी के दबाव में वो ना आ जाए, इसलिए उनको इजाजत होती है कि वो अपनी बात को खुल के रख सकते हैं। और जो कुछ भी संसद में होता है उसके ऊपर हमारी कोर्ट क्या नहीं कर सकती, हमारी कोर्ट उसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती। वो संसद का विशेष अधिकार है कि संसद में जो भी कुछ होता है वो हमारा पर्सनल मैटर है, कोर्ट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या है अनुच्छेद, संसद के बारे में अनुच्छेद 105 के अंतर्गत है विशेष अधिकार, राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 194 में विशेष अधिकार हैं। देश में जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो भी अनुच्छेद 14 क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। ओके, फिर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जितनी भी एजेंसियां हैं दूसरी, उनको भी इस तरह के अनुच्छेद से छूट मिली हुई है भारत के अंदर। तो यह था अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 बहुत छोटा सा था, लेकिन इसके जो दो कॉन्सेप्ट हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझना जरूरी था। और मेरा टारगेट यही था कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इस सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने जरूरी थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं चीजें कैसी लगती है, कोई सजेशन हो तो वो भी दें। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मैं शकील अहमद आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।